नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब की सिचुएशन तो हम सब जान ही रहे हैं कि बहुत बुरी है। इस समय पंजाब की सिचुएशन, लोगों का कहना है, जब ये अमृतपाल सिंह भिंडरवाला को संत बता रहा है और ये कहता है कि संविधान मेरा सम्मान नहीं करता तो हम संविधान का सम्मान क्यों करें, हमको संविधान ने हिंदू बता दिया, आप बता दीजिए आर्टिकल 25 में मुझे हिंदू क्यों बता दिया, जबकि मैं तो हिंदू हूँ नहीं। ये एक बहस वहाँ चल रही है। दूसरा, जो सिचुएशन हमने वहाँ एक थाने में देखी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तलवारें देखी, गुरु ग्रंथ साहिब देखे, पुलिस के ऊपर हमले देखे, पुलिस का एसएसपी घायल हुआ, 6 पुलिस वाले घायल हुए और उसके बावजूद आदमी सीधा सीना चौड़ा करके बात कर रहा है। पाकिस्तान से वो नहीं मांग रहा है पंजाब, वो हिंदुस्तान से पंजाब मांग रहा है। हिंदुस्तान के पंजाब में डिस्टर्ब करना चाहता है। दुबई में रह के आया है, दुबई से उसकी शायद फंडिंग भी होगी और ये ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने कल उसको कवर किया था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है। चीफ मिनिस्टर मुंबई में बैठकर केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहा है और पंजाब बुरी दशा में है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर जो चुना हुआ चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर अगर गवर्नर को डिस्प्यूटेड पैदा करे और गवर्नर की बात मानने को तैयार ना हो, गवर्नर को उल्टी सीधी चिट्ठी लिखे, गवर्नर को उल्टा सीधा ट्वीट करे और गवर्नर को कटघरे में खड़ा करे। आप सोच कर देखो कि अगर ये कह रहे हैं कि हम सिंगापुर भेज रहे हैं कुछ लोगों को पढ़ने के लिए पंजाब से, तो फिर सिंगापुर पंजाब से पढ़ने वाले कुछ जो भी पढ़ने के लिए या टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए गवर्नर उसमें कोई सूची लगा देता है तो क्या बुरा है। पढ़ाई तो करवानी है, टीचरों को ही तो तैयार करना, या फिर तुम्हें अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग दिलवानी है, वो ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाए और उस ट्रेनिंग से आकर वो डिस्टर्बेंस करे। सिंगापुर आखिर क्यों? पंजाब की दशा हम सबको मालूम है कि पंजाब की दशा क्या चल रही है। हम बहुत कॉन्शियस, और ये सब जिम्मेवारी गवर्नर की बनती है। जब सरकार सपोर्ट कर रही हो वहाँ खालिस्तानियों का, सरकार सपोर्ट कर रही हो खालिस्तान मूवमेंट का, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि खालिस्तान के मूवमेंट वहाँ पर जो चल रहा है उसको कहीं से रोका ना जाए। पीछे हमने 2 महीने पहले एक और प्रकरण देखा था कि लोग रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता टीवी पर बैठकर कह रहा था कि उन लोगों ने परमिशन ले रखी थी सरकार से, इसलिए सरकार से परमिशन होने के नाते कैसे सरकार उन पर एक्शन ले सकती है। आप सोच सकते हैं कि सरकार अनुमति देकर खालिस्तान के लिए वहाँ आंदोलन करवा रही है। बहुत बड़ी समस्याएं इस समय पंजाब में चल रही हैं और ऐसी परिस्थिति में आप पंजाब से कुछ लोगों को भेज रहे हैं। या कुमार विश्वास के स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो कुमार विश्वास कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फंडिंग ली है खालिस्तानियों से और वो फंडिंग से चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरा, केपीएस गिल के बयान को 2017 वाले को देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, या उनकी तरफ कुछ इंगित कर रहे हैं कि भाई इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, इनका जो खालिस्तान प्रेम ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। आप सोचो, ऐसी परिस्थिति में भगवंत मान ने अगर कुछ लोगों को चुना और कि वो उनको सिंगापुर भेजेंगे, गवर्नर मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर ये कह रहे हैं कि हम सिंगापुर तुम्हारे चुने हुए लोगों को नहीं भेजेंगे, हम टीम में से बुला लेते हैं। जिन टीचर्स को आप वहाँ भेजना चाहते, जो टीचर्स आप 20, 25, 50, 100 भेजना चाहते हैं, वो टीचर्स हम एट रैंडम बुला लेते हैं, उनको भेज देते हैं। टीचर तो टीचर है, आप चुने या गवर्नर चुने, आपका इरादा वहाँ एजुकेशन को बढ़ावा देना था, या फिर आपका इरादा वहाँ डिस्प्यूट खड़ा करना था, या फिर आपका इरादा वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को ऑबलाइज करके वहाँ से ट्रेनिंग दिलवा कर लाना था। इस पर शक खड़ा होता है, इस पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। इसलिए गवर्नर ने वो लिस्ट में कुछ संशोधन कर दिए। तो भगवंत मान आपा खो बैठे और भगवंत मान ने तमाम तरह के ट्वीट कर डाले गवर्नर के खिलाफ। जब ट्वीट कर डाले और फिर सेशन बुला लिया कि भाई हम बजट सेशन लेना चाहते हैं। गवर्नर ने बजट सेशन के लिए सिर्फ इतना कहा कि हम बजट सेशन में थोड़ा टाइम लेंगे, पहले तुमने जो ट्वीट किया है, जो तुमने स्टेटमेंट दिए हैं या आपने जो चिट्ठी लिखी है, पहले हम उस पर एक लीगल एडवाइस लेंगे, लीगल एडवाइस लेने के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे और तब हम सेशन बुलाएंगे कि सेशन में क्या कहना, क्योंकि सेशन जब चलेगा तो प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट होगा, गवर्नर का स्टेटमेंट होगा। और गवर्नर का स्टेटमेंट कैसे होगा? मजे देखिए, बहुत जो इम्पोर्टेंट बात गवर्नर के पास है वो ये है कि गवर्नर वो ही पढ़ता है विधानसभा के अंदर जो सरकार उसको इनपुट्स देती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर लिखेगा।
अब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान क्या लिखेगा आप सोच लीजिए। तो गवर्नर उसको पढ़ेगा। तो गवर्नर ने ये कहा कि जो आपका लेटर आया है, जो आपका सामान आया है, उसको हम पहले एक बार लीगली रिव्यू करेंगे कि उसका कितना रेलिवेंसी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्टालिन के मामले में हुआ। आपको याद है तमिलनाडु में स्टालिन ने स्पीच लिख दी गवर्नर को, गवर्नर ने वो कुछ शब्द बोले ही नहीं और बाकी स्पीच पढ़ डाली। तो वहाँ डिस्प्यूट खड़ा कर दिया गया और डिस्प्यूट ये खड़ा कर दिया गया कि गवर्नर जो है वो अपने मन से बोल गए, हमने तो कुछ और लिखा था। और वो आज़ादी के मूवमेंट को लिख रहे थे कि साहब हमारा ये चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही कहीं इधर भगवंत मान ने कुछ लिख कर दिया और गवर्नर उसको पढ़ने के लिए बाध्य है क्या? सवाल ये है। तो गवर्नर सेशन बुलाएगा। सेशन बुलाने से पहले गवर्नर ने कहा कि आपने जो लिख कर दिया है हम उसको पहले लीगली रिव्यू करेंगे। अब इतना कहना था कि आम आदमी पार्टी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि वो जो कहलवाना चाहते होंगे गवर्नर तो वो बोलने से रहे, क्योंकि साफ जाहिर दिखाई दे रहा है कि आप खालिस्तान को लेकर क्या करने जा रहे हैं या खालिस्तान को लेकर आपके विचार क्या है। अदरवाइज अब तक अमृतपाल सिंह सलाखों के पीछे होना चाहिए था। अमृतपाल सिंह लगातार स्टेटमेंट उल्टे सीधे दे रहा है। क्या हर मामले में केंद्र ही गिरफ्तारी करेगा? क्या हर मामले में केंद्र ही एक्शन लेगा? क्या हर मामले में एनआई ही काम करेगा? ये सोचने की बात है, क्योंकि स्टेट के पास पुलिस इसलिए है कि स्टेट इस तरह के इलीगल एलिमेंट्स को या अनऑथराइज्ड एलिमेंट्स को या देश को तोड़ने वाले एलिमेंट्स के ऊपर सख्ती से पेश आए। लेकिन वहाँ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हम सब ने तस्वीरें देखी और अमृतपाल सिंह लगातार भिंडरवाला को संत बताते हुए स्टेटमेंट देता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या सोच सकते हैं? तो गवर्नर ने अपनी बात कही। अब आम आदमी पार्टी मतलब सीएम को क्या करना था? सीएम चले आए सुप्रीम कोर्ट। सीएम ने आर्टिकल 167 का हवाला दे दिया, वो आर्टिकल 174 का हवाला दे दिया, जिसमें ये कहा गया कि सेशन गवर्नर बुलाएगा, लेकिन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को मानने के लिए गवर्नर बाध्य है। गवर्नर अपने मन से कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सम्मन कर दिया। केंद्र सरकार के वो गवर्नर की तरफ से तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए और उधर से एज यूजुअल अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए। अभिषेक मनु सिंघवी ने वही बात कही कि साहब गवर्नर तो बाध्य है, गवर्नर को ये करना था, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुनी हुई सरकार को मना कैसे कर सकता है, गवर्नर डेट कैसे फिक्स कर सकता है, गवर्नर ये कैसे कर सकता है, गवर्नर वो कैसे कर सकता है। तुषार मेहता साहब ने अपनी बात को सीधा सीधा कहा कि देखो गवर्नर जो कर सकता है वो ये है कि गवर्नर को आपने जो उल्टे सीधे ट्वीट किए हैं उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा है, या आपने जो चिट्ठी गवर्नर को लिखी है उन्होंने कहा कि हम इस पर लीगल एडवाइस ले लें, लीगल एडवाइस लेने के बाद हम आपसे बात करेंगे और लीगल एडवाइस लेने के बाद ही हम आपको उस पर कुछ सजेशन दे पाएंगे। ये बात गवर्नर ने कही। तो कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई गवर्नर एक चुना हुआ व्यक्ति, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। क्या चुने हुए चीफ मिनिस्टर को इतनी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि वो गवर्नर के लिए उल्टी सीधी बातें करे, गवर्नर के लिए वो ट्वीट करे, गवर्नर को वो डिस्प्यूट खड़ा करे? गवर्नर के लिए क्या वो ऐसा कर सकता है? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इमेच्योरिटी ही है। ये क्या बुद्धिमत्ता का काम है कि आप गवर्नर को लेकर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये क्या आपको लगता है कि ये मानवता है? दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि गवर्नर चुनी हुई सरकार वहाँ पर बैठी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है। आर्टिकल 169 में, आर्टिकल 174 में, आर्टिकल 174 में काउंसिल एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगा वो गवर्नर को करना पड़ेगा। दोनों को चीफ जस्टिस ने आड़े हाथों लिया। दूसरे जज नरसिम्हा साहब ने, उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा भाई ये तरीका तो ठीक नहीं लगता कि आपका चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करता है। चीफ मिनिस्टर को इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं और चीफ मिनिस्टर को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। वो भारत के संविधान, दोनों अपनी अपनी ये बात ठीक है कि दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, गवर्नर की भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी होगी और सरकार की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है ही। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य अलग अलग हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दोनों लड़ेंगे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम करना चाहिए, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही, यानी कि दोनों का अपना पॉलिटिकल धर्म कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो जाता? क्यों अपने आकाओं के लिए इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं? इसलिए क्या भगवंत मान को, यानी कि चीफ मिनिस्टर को, इस तरह की कोई गतिविधि करने का अधिकार है? मुझे लगता है जो नहीं डिस्कस हुआ वो मैं करना चाहता हूँ, वो ये है क्या जो सेशन शुरू होगा बजट सेशन में जो राज्यपाल चिट्ठी पढ़ेंगे
वो चिट्ठी पढ़ने के लिए क्या बाध्य हैं? क्या वही पढ़ेंगे जो कि चीफ मिनिस्टर ने दिया है? सवाल ये भी है कि चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी ऐसा करना चाहता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ठीक नहीं है, तो क्या गवर्नर तब भी बाउंड है? गवर्नर आखिर है क्यों? अगर गवर्नर पूरा बात मानने के लिए बाध्य है, गवर्नर को डिट्टो वैसे ही करना है जैसा चीफ मिनिस्टर चाहता है, तो फिर गवर्नर की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है गवर्नर मूक दर्शक की तरह नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन करना गवर्नर की जिम्मेवारी बनती है। इसलिए गवर्नर की किसी भी गतिविधि, गवर्नर के किसी भी काम, गवर्नर के किसी भी इस प्रकार के जो फैसले हैं, वो फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो ऐसा लगे कि वो केवल रबर स्टैंप है। वो आर्टिकल 200 में, मैं फिर से बताता हूँ, आर्टिकल 200 में गवर्नर को ये पावर है कि अगर सरकार कुछ ऐसा करती है जिसमें उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा है, उसको लगता है कि नहीं इंटीग्रिटी पर खतरा है, उसको लगता है कि भारत की यूनिटी पर खतरा है, तो फिर गवर्नर को ये पावर होती है कि वो उसको अपने पास रख ले और प्रेसिडेंट के पास भेज दे ताकि प्रेसिडेंट की कंसल्टेंसी आ जाए। प्रेसिडेंट की कंसल्टेंसी के लिए जिस समय डॉक्यूमेंट भेजा जाता है या कोई ऑर्डर, कोई ऑर्डिनेंस या कोई कानून भेजा जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार जब उस पर सहमति दे देती है तभी गवर्नर उस पर साइन करता है, प्रेसिडेंट एक्सेंट देता है, उसके बाद गवर्नर उस पर साइन करता है। अब आप सोचिए कि गवर्नर को अगर मूक दर्शक बनाकर वहाँ बैठाया गया था या गवर्नर को मूक दर्शक बनाकर बैठाया गया है, तो फिर इतनी बड़ी प्रक्रिया आर्टिकल 200 में क्यों दे दी गई? आर्टिकल 200 में प्रक्रिया इसलिए दी गई कि सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, लेकिन गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखने के लिए फिलहाल बैठा हुआ है और गवर्नर को अगर उचित नहीं लगेगा तो वो अपनी सरकार से, केंद्र की सरकार से पूछेगा। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे आर्टिकल 1 का, तो उन्होंने साफ कहा था भारत एक यूनियन है, भारत में स्टेट्स इसलिए हैं क्योंकि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन को डेलीगेट पावर करने, स्टेट को पावर डेलीगेट करनी है। भारत में किसी भी राज्य को आने का अधिकार है, जाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आर्टिकल 3 में राज्य को रखना है, नहीं रखना है, तोड़ना है, बनाना है, उसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट बनाना है या उसको तोड़कर 2 बनाना है, 2 को जोड़कर 1 बनाना है या 2 में से 3 में से तोड़कर नया बनाना है, ये पूरा फुल फ्लैश अधिकार केंद्र सरकार के पास दिया गया है। क्यों? क्योंकि केंद्र अच्छा समझ पाएगा कि भारत की इंटीग्रिटी कैसे बनी रखे। इसलिए राज्य सरकारें सिर्फ इसलिए हैं कि वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। राज्य का अस्तित्व भी खत्म करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहता है अगर केंद्र उचित समझता है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि राज्य इसलिए है क्योंकि जो स्टेट लिस्ट में उसको मैटर दिए गए हैं उन मैटर्स में वो अपना काम करे। इसलिए नहीं कि वो केंद्र की सरकार को चैलेंज करे, इसलिए नहीं कि वो गवर्नर को उल्टा सीधा बोले, इसलिए नहीं कि वो किसी और को उल्टा सीधा बोले। दूसरी बात ये भी है कि चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है, गौर गवर्नर का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ेंगे तो सरकार प्रेसिडेंट की होती है, सरकार गवर्नर की होती है राज्यों में। ये जो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये चुने गए लोग हैं, लेकिन हकीकत में सरकार तो गवर्नर की होती है। सॉवरन कौन है? चीफ मिनिस्टर सॉवरन है, मतलब संप्रभु कौन है? चीफ मिनिस्टर संप्रभु है या फिर गवर्नर संप्रभु है? संप्रभु कौन है? प्राइम मिनिस्टर संप्रभु है या फिर प्रेसिडेंट संप्रभु है? बड़े मार्मिक बात है। संप्रभु तो प्रेसिडेंट ही है, सॉवरन तो प्रेसिडेंट है। सोलो सॉवरन प्रेसिडेंट माना जाता है और गवर्नर भी सोलो सॉवरन माना जाता है। इसलिए जब परिस्थितियां बहुत खराब होंगी तो प्रेसिडेंट अपने विवेक से निर्णय लेता है और एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम, इनसे भी वो पूछता है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार गिरा दी गई थी और आर्टिकल 356 लगा दिया गया था। उसको लगाने के लिए केंद्र की सरकार ने उस समय प्रेसिडेंट से पूछा था, प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसीडर करने के लिए वापस भेजा था और उत्तर प्रदेश में सरकार बचा ली गई थी कल्याण सिंह की। और एक बार तो सरकार कल्याण सिंह की जो बनी थी उस पर जगदम्बिका पाल बिठा दिए गए थे और फिर तब भी यही प्रकरण चला था। तो ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट यहाँ पर सॉवरेन अथॉरिटी है, एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सॉवरेन है। हाँ, ये ज़रूर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निर्णय लेती है, लेकिन
प्रेसिडेंट के पास वीटो नहीं है पर पॉकेट वीटो उसके पास है, और गवर्नर के पास तो वीटो नहीं है लेकिन पॉकेट वीटो में आर्टिकल 200 के तहत वो अपने प्रेसिडेंट से बात करता है। प्रेसिडेंट जिसने उसको अपॉइंटमेंट किया, प्रेसिडेंट अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछता है, तब निर्णय होता है। इसलिए ये कह देना कि नहीं गवर्नर बाध्य है बाध्य, मैं मानता हूँ है बाध्य, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन के लिए बाध्य है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनैलिटी के लिए बाध्य नहीं है। और ऐसे गवर्नर को जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने सॉवरेन पावर दे रखी हो, ऐसे गवर्नर को गलत ट्वीट करना, सॉवरेन अथॉरिटीज़ को चैलेंज करना और गवर्नर को उल्टा सीधा कहना, उसको गलत तरीके से चिट्ठियाँ लिखना, उसको अपने राज्य में बदनाम करना, उसकी डिफेम करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेमेबल है मुझे लगता है। इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने दोनों को हड़काया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं बता रहा था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं और एटलीस्ट सम्मान तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर गवर्नर किसी बात को डिनाई करता है तो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ही उसको चैलेंज किया जा सकता है, आप उसको गालियां नहीं दे सकते क्योंकि आपका सॉवरेन है। और मज़े की बात यह है कि सॉवरेन को अगर गाली दी जाए, सॉवरेन को अगर गलत तरीके से लिखा जाए, तो क्या सेक्शन 124A आईपीसी का अट्रैक्ट होता है? आर्टिकल सेक्शन 153A 153B आईपीसी का अट्रैक्ट होता है? यानी कि सॉवरेन का डिफेमेशन क्या चीफ मिनिस्टर कर सकता है? इस पर निर्णय होना बाकी है। मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर है ज़्यादातर वकीलों के पास जब जाएगा तो बहुत सारी पीआईएल इन मामलों पर आनी स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम कोई रिसर्च आपको देते हैं या कोई बात अपनी कहते हैं, उनमें से जो क्लूज़ निकलते हैं उस पर बहुत सारी पीआईएल्स चली आती हैं और पीआईएल्स कोई एक नया रोल प्ले करती हैं। वो ट्रिपल तलाक हो, वो 370 हो, वो 35A हो, वो CA हो, और या ऐसे बहुत सारे अनेक विषय मैंने पहले भी उठाए, इसलिए इस विषय पर भी इस एंगल से सोचना उचित होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।